हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का विस्तार जो कि प्राचीन में मगध था वहां तक हो गया था। उस समय के कुरु, पंचाल तथा काशी उत्तर वैदिक काल के मुख्य राज्य थे। तो सभी याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के मुख्य राज्य कुरु, पांचाल तथा काशी हुआ करते थे। अंग और मगध राज्य जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों पर स्थित है और उत्तर वैदिक काल या ऋषि मुनियों के क्षेत्र से बाहर हुआ करते थे। और हम आपको बता दें कि दोस्तों इसी समय में हिंदुओं के 3 महत्वपूर्ण प्राचीन वेदों जो ऋग्वेद के बाद लिखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। और भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी थे जैसे कि आरण्यक और उपनिषद। यानी कि दोस्तों याद रखेंगे सभी कि 3 महत्वपूर्ण वेद हुआ करते थे हिंदू धर्म में, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जैसे कि आरण्यक और उपनिषद थे, सब किताब भी इसी समय में ही लिखे गए थे और इम्पोर्टेंट काम उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। जो अवशेष की सबसे पहले लौ का उपकरण, हथियार इसी काल में भी प्राप्त हुए थे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम लोहे का उपयोग किस काल में हुआ, तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। तो सभी याद रखेंगे कि लोहे का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में हुआ, तो क्या आंसर रहेगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और तो और इसी काल में अंतरिजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे का उत्खनन किया जाता था। क्या नाम है? अंतरिजी खेड़ा नामक स्थान, जहां पर लोहे का उत्खनन यानी कि वहीं से लोहे का खनन होता था। तो आई होप आप सभी को उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का समझ में आया होगा। और अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक व्यवस्था की ओर जानेंगे कि कैसे उत्तर वैदिक काल में उस समय के राजा महाराजाओं का राजनीतिक व्यवस्था हुआ करता था। तो देखते हैं क्या है। इसी काल में सर्वप्रथम राजतंत्र शासन का प्रारंभ हुआ। यानी कि पहले के लोग स्वतंत्र रहा करते थे, उनमें कोई परतंत्र की भावना नहीं थी, कहीं भी लोग आ जा सकते थे। लेकिन वैदिक काल में ही राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ हुआ, यानी कि राजा महाराजाओं का चलन इसी काल से स्टार्ट हुआ। इस समय जो वैदिक काल में कबीले थे वे एक दूसरे से मिलकर एक जनपद या एक राज्य का निर्माण किए। यहीं पे सभा और समितियों का गठन किया गया। ये सभाएं राजाओं की निरंकुशता या रोक लगाने के लिए बनाई जाती थी। इस समय इस सभा और समितियों में कभी आई और जो नियमित रूप से कर या टैक्स की व्यवस्था भी उसमें कम मिलने लगी। तो ध्यान में रखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में कर कम दिया जाने लगा, यानी कि टैक्स, जिसे हम इंग्लिश में टैक्स भी कहते हैं। तो राजा महाराजाओं के चलन में टैक्स का प्रचलन धीरे धीरे कम होने लगा। तो ऐसे है ये राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का। तो आगे बढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि कैसे उत्तर वैदिक काल में लोगों का सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज से कैसे लोग अंतरक्रिया करते थे और कैसे कार्य को पूरा करते थे और कैसे समाज में रहकर समाज को नियमों का पालन करते थे। तो जानते हैं क्या है सामाजिक व्यवस्था। इस समय समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई और इस समय से ही जाति प्रथा का भी प्रचलन में आया। यानी कि जो जाति प्रथा, जो भेदभाव हुआ करता है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, वही प्रचलन सामाजिक व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में चला आया और जाति व्यवस्थाओं को जन्म के आधार पर ही बांट दिया गया। जैसे जो व्यक्ति जिस जाति का जन्म लेता था उसका उसी के अनुसार कार्य भी बांट दिया गया था कि तुम इस जाति को हो। यहाँ तक कि छुआछूत की भावना भी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। वही वैदिक काल में लोगों के काम के आधार पर जातियों को बांटा जाता था। उस समय परिवार का मुखिया उसके पिता ही होते थे। हालांकि अभी भी परिवार के मुखिया पिता को ही कहा जाता है और वैदिक काल में भी परिवार के मुखिया पिता को ही कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर लोगों को जाति वर्गीकृत किया गया था और उस समय का परिवार संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली के रूप में ही रहते थे, अलग थलग नहीं रहते थे। यानी कि एक ही परिवार में 8 से 10, 10 से 15 भी सदस्य रह सकते थे।
जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची। लेकिन अभी के परिवारों में जॉइंट फैमिली नहीं बल्कि एकल परिवार अधिकांश देखे जाते हैं। भारतवर्ष में कई ऐसे परिवार हैं जो कि संयुक्त रूप से अभी भी रहते हैं। तो अब हम जानेंगे आर्थिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था तो हम समझ चुके कि कैसे लोगों का उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक राजा का प्रचलन था और कैसे सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की जाति प्रथा का भी प्रचलन था, भेदभाव भी हुआ करते थे। तो आर्थिक व्यवस्था भी अब समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस समय आर्थिक व्यवस्था के रूप में पशुपालन और कृषि ही दो मुख्य आर्थिक व्यवस्था के स्रोत थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक यानी कि धन का जो स्रोत था वे पशुपालन, लोग पशुओं का पालन करते, और कृषि, खेती करते। यही दो मुख्य पेशा था। यानी कि अधिकांश घरों में लोग किसान हुआ करते थे। वे अपने स्तर पर खेती करते, जैसे धान की खेती, चावल की खेती, मक्के की खेती सहित कई अरहर दाल और कई सारे वस्तुओं की खेती, सब्जियों की खेती करते। इसके साथ साथ जानवरों को भी पाला करते थे और उन्हीं से खेत भी जोतवाते और कई बोझा भी ढोआया करते थे। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोग इन्हीं जानवरों का भी इस्तेमाल करते, जैसे हाथी का, गधा का, गाय का, बैल का सहित कुत्ते को पहरेदारी के रूप में रखते थे, अपने घरों में पालन करते थे। वहीं उन लोगों को अनेक प्रकार के पत्थरों के बारे में भी पता चला। यानी कि हम जानते हैं कि लोगों को पत्थरों से औजार बनाना उत्तर वैदिक काल में ही लोगों ने सीखा। उस समय का व्यापार प्रायः वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय आप सभी को पता होगा कि जब किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता का जो सामग्री नहीं होता है, यदि किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और एक व्यक्ति के पास चावल है, तो वो आपस में विनिमय कर लेते हैं, यानी कि आदान प्रदान कर लेते हैं। जिसको चावल की ज़रूरत है वो उसको चावल दे देता है, और जबकि जिसको गेहूं की ज़रूरत है वो उसे गेहूं प्रदान कर आपस की ज़रूरतों को ऐसे लोग पहले पूरा किया करते थे। क्योंकि पहले ये रुपया पैसा की प्रणाली थी ही नहीं, इसीलिए लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते थे। उस समय लोग फेर बदल करके जीवन यापन करते थे। उस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते थे, जिसे चित्रित धूसर मृत भांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर मृत भांड। इस काल में, और पीछे मैं बताई भी कि लोहे का सबसे पहला उपयोग किस काल में हुआ, तो आप सभी को आंसर भी बताए थे कि उत्तर वैदिक काल में। तो आई होप आपको आर्थिक व्यवस्था भी समझ में आया होगा कि कैसे लोगों का आर्थिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हुआ करता था। पहला पशुपालन और दूसरा कृषि, ये दो मुख्य धारा थे जिससे लोग जीवन यापन करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में कि कैसे लोग धर्म से संबंधित उस समय का स्थिति थी। इस काल में धार्मिक कार्य या पूजा में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता बने। यानी कि हम वैदिक काल में पढ़े थे कि इंद्र ही मुख्य देवता माने जाते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता बने। उस समय समाज में ब्राह्मणों का वैल्यू या प्रभुत्व बढ़ गया था, क्योंकि वही लोग धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ, पूजा पाठ तथा अनेक प्रकार के अलौकिक विद्याएं भी प्रदान करते थे। अभी भी कोई यदि धार्मिक अनुष्ठान, आयोजन, यज्ञ वगैरह करवाना रहता है तो अभी हम लोग ब्राह्मण का आदर सम्मान करते हैं और उन्हें बुलाते हैं और उन्हीं से मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ करवाते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में भी ब्राह्मणों का स्थान उच्च रखा गया और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा करवाए जाते। अनेक प्रकार के अलौकिक विद्याएं भी ब्राह्मणों के द्वारा प्रदान किया जाता था। जादू टोना को विश्वास बढ़ गया था। याद रखेंगे कि इस काल में जादू टोना जैसे अंधविश्वास की भावनाएं बढ़ गई थी। तो दोस्तों, यही हम लोगों ने आज जाना उत्तर वैदिक काल के बारे में। मेन टॉपिक्स थे धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विस्तार। तो सभी कोई इस वीडियो से उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और यदि जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, यदि आप ये वीडियो देखे हैं और पीछे वाला छूट गया हो तो आप बैक में जाकर रिव्यू में देख सकते हैं। पीछे वाला वीडियो वैदिक काल पर भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही तक था। तो इस वीडियो से आपका अगर थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा तो
वीडियो को और लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को लाते रहेंगे।